हेलो स्टूडेंट्स। आपकी जो कक्षा 12 की पुस्तक भूगोल की है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 3 है, पाठ संख्या 3, जनसंख्या संगठन, उसके पाठ के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं वो आपको बताऊंगा आपके बोर्ड परीक्षा में तथा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। काफ़ी काम के लायक वीडियो है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने पहले 2 पाठों के वीडियो बना दिए हैं, उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पाठ का नाम है जनसंख्या संगठन। इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक और पेन कॉपी निकाल लीजिए। पाठ में आपके सबसे पहले दिया हुआ है लिंग संगठन के बारे में। तो इसका यही प्रश्न बनता है, लिंग संगठन क्या है। तो स्त्री और पुरुषों के बीच जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। यह प्रश्न पीछे बोर्ड परीक्षाओं में आ भी चुका है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अब लिंगानुपात का सूत्र कई देशों में तो है पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000, लेकिन अपने भारत में जो सूत्र है वो नीचे जाए सूत्र जो दिया हुआ है आपकी पाठ्यपुस्तक में, आप देखिएगा, यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा। भारत में कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है या लिंगानुपात याद करने का सूत्र क्या है, वो है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। यहाँ गुणा 100 नहीं है, ध्यान रखना, गुणा 1000 है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। अच्छा, इसके बाद में जब आप नीचे के पैराग्राफ में जाएंगे तो उसमें लिंगानुपात जो हो रहा है उसका क्या कारण है वो बता रखा है। एक तो स्त्री भ्रूण हत्या, ये एक कारण है लिंगानुपात का, यानी स्त्री शिशु हत्या, यानी छोटी लड़की है, बच्ची है, उसका जन्म हुआ है तो उसकी हत्या कर देना। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, एक ये भी कारण है। तो इस कारण से क्या होता है स्त्रियों के साथ में, अच्छा, स्त्रियों की जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है वो निम्न होना एक महत्वपूर्ण कारक है, हो सकता है। तो ये कुछ कारण आपको बता रखे हैं कि स्त्री का लिंगानुपात है वो कम, स्त्रियों की संख्या क्यों कम है, लिंगानुपात भारत में इस प्रकार का क्यों है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बनता है। अच्छा, इसके बाद में एक बॉक्स में दिया हुआ है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, यानी स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ तो प्राप्त है लेकिन समाज में उनके साथ भेदभाव होता है तो वो उन्हें सामाजिक हानि है, यानी वो सभी लाभ उनके लॉस में जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न आपके पेज नंबर 22 निकालते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 17 भी हो सकता है। अगले पेज में यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व में जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। 1000 पर नहीं दे रखा है, यहाँ 100 पर दे रखा है। आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात है वो कौन से देश में दर्ज किया गया है, तो वो है लेटविया में। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पहले बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो वो है लेटविया देश, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। ये भी ध्यान रखना कितना है, तो 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। अच्छा, ये पहले प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो इस बार हो सकता है ये पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात विश्व में कहाँ है, तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ भी आईपीएल के अंत में दूसरे चरण के मैच हुए थे संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको हम यूएई बोलते हैं, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। तो वहाँ निम्नतम लिंगानुपात है वो दर्ज किया गया है, प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर लिंगानुपात के बारे में देखें तो 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, यानी सही है वहाँ लिंगानुपात, लेकिन 72 देशों में स्त्रियों के लिए प्रतिकूल भी है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि एशिया में लिंगानुपात कम है, उसके क्या कारण हैं। तो लिंगानुपात के कारण मैंने पिछले पेज पे आपको बताए थे, वही आपको इसमें लिखने हैं। महिलाओं की संख्या या लिंगानुपात कम होने के क्या क्या कारण थे आपको बताया था। अच्छा, इसके बाद में यूरोप में क्या होता है, पुरुषों की कमी और स्त्रियों की बेहतर स्थिति है, उसके क्या कारण है, तो स्त्री शिक्षा है, समाज में उनकी स्थिति अच्छी है, तो ये सब लिख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है आयु संरचना का। आयु संरचना से क्या अभिप्राय है, यह इससे प्रश्न बनता है, तो इसका उत्तर पहली ही लाइन में है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या है वो कहलाती है आयु संरचना। यह भी जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि 15 से 59 जो आयु वर्ग है वो
कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है भी कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग कितना है, तो वो है 15 से 59 का आयु वर्ग है, वो कार्यशील यानी काम करता है। 15 से 59 वाला देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। लेकिन 60 से ऊपर वाला क्या है, वृद्ध। अब बूढ़े लोग हैं वो खर्चे, उन पर स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, है ना। और युवा जनसंख्या का मतलब है ज़्यादा जन्म दर वहाँ ज़्यादा है, युवा जनसंख्या है वो ज़्यादा है। इसके बाद में अगला टॉपिक आयु लिंक पिरामिड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आयु लिंक पिरामिड से पहले हम देखेंगे आयु लिंक संरचना का क्या मतलब है। आयु लिंक संरचना का मतलब है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी कितनी है, यानी छोटी आयु वर्ग में 0 से 4 आयु वर्ग में कितने हैं पुरुष, कितनी है स्त्रियां, 5 से 9 में पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी है, ये बताने के लिए। अच्छा, एक छोटा प्रश्न ये भी है कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंक संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, या प्रश्न ये बनता है कि जनसंख्या की आयु लिंक संरचना को दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, तो वो है आयु लिंक संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, जब जनसंख्या का पिरामिड बनाते हैं तो उसमें एक छोटा प्रश्न ये भी बनता है कि प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग वो किसको दर्शा रहा है, पुरुषों को। पिरामिड में दायां भाग है वो स्त्रियों को दर्शा रहा है। आप जब अगले पेज पर चित्र देखो, इसी पेज पर दूसरी साइड में चित्र देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ये देखेंगे आप, तो इसमें जो ये भाग है, ये भाग है बायां भाग, तो बायां भाग किसको दर्शा रहा है, पुरुष को। ये भाग है दायां भाग, तो पिरामिड का दायां भाग जो है वो किसको दर्शा रहा है, स्त्री को। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बायां भाग पुरुष को और दायां भाग है वो स्त्री को दर्शा रहा है। अच्छा, जनसंख्या पिरामिड जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के जो इसमें प्रमुख आपके दे रखे हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। बड़ा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। तीनों के बारे में छोटे और बड़े प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस पाठ में से भी निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना है। विस्तारित होती जनसंख्या, ये पहला पिरामिड है। ये पिरामिड कहाँ है, इसका उदाहरण अगर देखें तो नाइजीरिया में। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, नाइजीरिया में विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है। अच्छा, ये पिरामिड किस प्रकार का है, तो ये पिरामिड है त्रिभुजाकार का पिरामिड। अपने नीचे चित्र देखेंगे, उसमें देखेंगे आप, चित्र अपनी पुस्तक में देख सकते हो। यह पिरामिड है वो त्रिभुजाकार में है। अच्छा, किस प्रकार के देशों का है, तो यह अल्प विकसित देशों का है। किस प्रकार के देशों का है, अल्प विकसित देश, कम विकसित देशों का पिरामिड को दर्शाने वाला है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक तो जन्म दर है उच्च, है ना, इस कारण से यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो देश कौन कौन से हैं, तो पहला देश तो नाइजीरिया है, एक बांग्लादेश और एक मेक्सिको। इन सब में भी इसी प्रकार का पिरामिड है वो पाया जाता है। आप चित्र देखोगे, नाइजीरिया का पिरामिड बता रखा है। अब ये पिरामिड है त्रिभुजाकार का है, त्रिभुज का आकार इसी प्रकार से होता है, तो त्रिभुजाकार पिरामिड ये है इसमें। अच्छा, 2-3 चीज़ों की विशेषताएं, छोटे छोटे 2-3 प्रश्न बन गए हैं आपके इसमें। एक तो किस आकार का है, त्रिभुजाकार का है। विस्तारित होती जनसंख्या का, नाइजीरिया का पिरामिड किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार का है। अल्प विकसित देशों में जो पिरामिड है वो किस आकार का होता है, तो वो त्रिभुजाकार का होता है, या विस्तारित होती जनसंख्या है। यानी निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या यानी उच्च जन्म दर है वो कौन से पिरामिड में है, तो वो त्रिभुजाकार पिरामिड में है। कैसे है वो देखो, ये देखिए यहाँ इस चित्र में आप जब देखोगे आयु वर्ग दिखा रखा है 0 से 4, 5 से 9, जहाँ देखो कितने आगे तक, यहाँ तक ये लाइन है। यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों की संख्या है वो 0 से 4 और 5 से 9 में बहुत ज़्यादा है, यानी जन्म लेने वाले, यानी जन्म दर है वो ज़्यादा है। इससे ये पता लगता है। तो ये चित्र आपको ध्यान होगा, त्रिभुजाकार है तो जन्म दर ज़्यादा है, तो यहाँ आपने देखा कि उच्च जन्म दर यानी जन्म दर अधिक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट आता है वो इसमें है, दूसरी प्रकार का पिरामिड है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, पॉइंट नंबर 2। तो यह कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया नामक देश में है। तो इसका आकार कैसा है, जैसे विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड त्रिभुजाकार था, तो इसका पिरामिड जो है वो है घंटी आकार का, और जो कि शीर्ष की ओर शुंडाकार का हो रहा है।
अच्छा, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, वो एक जैसी होती है, तो इससे क्या है, जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है। तो ये भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं इसमें कि घंटी के आकार का पिरामिड किस देश में है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है ना। कौन सा पिरामिड बनता है जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है या स्थिर जनसंख्या की होती है, तो वो घंटी के आकार का पिरामिड, तो उसका उदाहरण बताइए, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न इसके। आप देखिए ये आकृति आप देख सकते हो, ये आकार शुंडाकार, जो घंटी के आकार का है, जिसका शीर्ष है वो शुंडाकार है ऊपर की तरफ, और ये घंटी के आकार का। तीसरे प्रकार का जो हम देखेंगे वो है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान का मतलब कम होती हुई जनसंख्या। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है मुख्यतया जापान में। तो जापान का पिरामिड किस प्रकार का है, तो वो हम कहेंगे संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष। जन्म दर कैसी है, निम्न, और मृत्यु दर भी निम्न, दोनों ही निम्न है। यानी इसमें जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की है, वो ऋणात्मक है, यानी जनसंख्या घट रही है। तो ह्रासमान जनसंख्या, घटती हुई जनसंख्या कहाँ है, जापान में, जिसका आधार संकीर्ण और शुंडाकार शीर्ष है। किस प्रकार से, आप चित्र में देखो, आधार संकीर्ण है, बहुत छोटा है आधार, यानी जन्म दर बहुत ही कम हो रही है। यहाँ देखो 0 से लेकर के 4 साल तक के बहुत ही कम है, यहाँ चित्र में देख सकते हो, इतने से ही हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही। तो ये संकीर्ण आधार है और शीर्ष है वो शुंडाकार है इसका। तो ये एक बड़ा प्रश्न आपके कंप्लीट हुआ। तीनों प्रकार के जो पिरामिड है इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद में आपके दिया हुआ है वृद्ध होती जनसंख्या। अब इसमें क्या है कि विश्व के जो ज़्यादातर देश विकसित देश हैं, ज़्यादातर विकसित देशों में वहाँ उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा है, उसके कारण से जनसंख्या बढ़ी गई है। यानी जो उच्च आयु वर्ग का मतलब है जो 60 से 70 साल के हैं या 70 से 80 साल के हैं, 80 से 90 साल के हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उच्च आयु वर्ग में जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है। अपने यहाँ जैसे 60 साल के लोग मर जाते हैं, तो कई देशों में वो 90-90 साल तक जीते हैं लोग, वो मरते नहीं हैं। बहुत सारे औसत उम्र उनकी 80-90 साल होती है, तो वो है जीवन प्रत्याशा। तो उनके कारण से क्या है, उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या है वहाँ बढ़ जाती है। और वहाँ क्या है, जन्म कम लेते हैं तो बच्चों की संख्या घट जाती है। तो वहाँ ऐसे देशों में जनसंख्या है वो वृद्ध जनसंख्या होने लगी है। तो 20वीं शताब्दी में इस प्रकार की जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो अगर पूछा जाए तो ये ऐसी पाई जाती है विकसित देशों में। या आप आसानी, विकसित देश कौन से हो गए, जैसे जापान जैसे देश जो विकसित देश है ना, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हैं वो हो रही है कि वृद्ध जनसंख्या वहाँ अधिक है। अगला टॉपिक है आपका ग्रामीण नगरीय संगठन। अच्छा, ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में हम देखें तो आपको पता है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या को यह दर्शाने वाला होता है। इसके दूसरी साइड में जब आप देखोगे दूसरे पैराग्राफ में एक अच्छी बात बताई हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र तो के लोग जो होते हैं वो किस में लगे हुए होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में, यानी कृषि, है ना। कृषि मुख्य रूप से है, आखेट वगैरह भी हो सकता है, लकड़ी काटना वगैरह हो सकता है, खनन का कार्य हो सकता है, अच्छा पशुपालन हो सकता है। तो ये जो प्रमुख काम, छोटे छोटे काम होते हैं, ये प्राथमिक काम जो है, प्राथमिक क्रियाएं वो ग्रामीण क्षेत्रों में। और नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ ज़्यादातर गैर प्राथमिक, यानी जो प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाएं होती है, उनमें ज़्यादा लोग संलग्न होते हैं। अच्छा, इसके बाद की जो पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बताई गई है वो कुछ समझने लायक है। छोटा एक प्रश्न इनमें से बन जाता है, कई देशों का लिंगानुपात और वहाँ क्या स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या में कुछ चेंजेस है, वो आप देखोगे इस लाइन में है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी गाँव में स्त्रियाँ कम हैं वहाँ। कहाँ, पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है ना। तो उन देशों में पुरुषों की संख्या कहाँ है ज़्यादा, गाँव में। गाँव में पुरुष क्यों है, क्योंकि वो गाँव में पुरुष क्या करते हैं, खेती करते हैं। बड़े शहर, बड़े जो देश है ना उनमें, विकसित देशों में। अच्छा, शहरों में, वहाँ नगरों में क्या है, स्त्रियों की संख्या है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि स्त्रियां ज़्यादा काम करती है। वे विदेशों में, उन देशों में जो यूरोप और कनाडा जैसे जो देश है ना, वहाँ स्त्रियां शहरों में अधिक काम करती है, रोज़गार के लिए वे शहरों में जाती है, इसलिए वहाँ स्त्रियों की संख्या है वो शहरों में अधिक है। अब अगर भारत की बात करें, नेपाल की, यहाँ क्या है, यहाँ आप देखोगे कि गाँव में महिलाएँ ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या गाँव में अधिक है, शहरों में कम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि महिलाओं में इस प्रकार से यूरोप में वहाँ ऐसा क्यों है। यहाँ जैसे ये प्रश्न बताया कि नगरीय क्षेत्रों में ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं। इस कारण से यूरोप, कनाडा और अमेरिका में नगरों में महिलाएं हैं वो ज़्यादा हैं। ऐसा छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई यूरोप, कनाडा और अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं अधिक क्यों हैं? तो वो क्या है, महिलाएं हैं वो रोजगार के कारण है। रोजगार ज़्यादा शहरों में मिलता है, इस कारण से महिलाएं वो गाँवों से शहरों की ओर आती है। अच्छा, वहाँ पुरुष क्यों हैं? अच्छा, इन ये जो विकसित देश है यूरोप, कनाडा और अमेरिका, यहाँ जो पुरुषों की संख्या है वो कहाँ होती है? गाँव में। क्यों होती है? क्योंकि गाँव में खेती में लगे हुए हैं ये पुरुष, और ये पुरुष खेती करते हैं मशीनों से। मशीनीकृत खेती होती है किन देशों में? विकसित देशों में। इनको आप, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। अब एशिया में यही चीज़ है, एशिया में विपरीत है। एशिया में क्या होता है कि पुरुष प्रधान प्रवास है, उस कारण से नगरीय क्षेत्रों में, शहरों में काम के लिए पुरुष जाते हैं, इसलिए पुरुषों की संख्या अधिक है। और गाँव में खेती का काम है वो महिलाएं ज़्यादा करती है, महिलाओं की सहभागिता उसमें ज़्यादा है। तो भारत जैसे देशों में या एशिया के देशों में महिलाएं कम प्रवास कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि नगरों में तो आवास की कमी है, रहन सहन की लागत उच्च है, रोजगार के अवसरों की भी कमी है और सुरक्षा की भी कमी है। इस कारण से गांव से शहरों की ओर महिलाएं हैं वो कम जाती है। कहाँ? भारत में। अगला टॉपिक है वो साक्षरता का है। साक्षरता में आप देख सकते हो कि साक्षर जनसंख्या जिस देश की ज़्यादा होती है वहाँ सामाजिक आर्थिक विकास है वो अधिक होता है। और साक्षरता में भारत में जो 7 साल से अधिक वर्ष है उनकी आयु को शामिल किया जाता है। अच्छा, अगले पेज में आप देखोगे इस प्रकार से एक सारणी दी हुई है, एक चित्र बनाया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद में है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में आपको बताया था मैंने 15 से 59 वर्ष की आयु वाले कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे प्राथमिक क्रियाओं में क्या आते हैं? कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन। द्वितीय क्रिया में आते हैं व्यापार, परिवहन, संचार, विनिर्माण आते हैं द्वितीयक में। द्वितीयक में आता है विनिर्माण। फिर व्यापार, परिवहन, संचार ये आते हैं तृतीयक में। ठीक है, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी ये चतुर्थक में। ये इसके अलग से पाठ है, उसमें आप देख लोगे। एक छोटा प्रश्न आपके ये भी बनता है कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। किस प्रकार से? इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर अगली लाइनों में है। यानी कार्यशील जनसंख्या है वो उस देश के लिए आर्थिक विकास में किस प्रकार से? तो आप देख लोगे कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, जैसे विकसित देश है वहाँ ज़्यादा जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में है। यानी वहाँ उद्योग और संरचना ज़्यादा विकसित है। इस कारण से कार्यशील जनसंख्या है वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्यों में लगी हुई है। इस कारण से वो देश विकसित है। अच्छा, दूसरी जो बात है प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न है, यानी ये तो थे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में। जहाँ अर्थव्यवस्था आज भी आदिम अवस्था में है वहाँ प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादा लोग संलग्न है ना। तो ये इस कारण से उन देशों का अधिक विकास है वो नहीं हुआ है। अब पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उनको देखेंगे। यूएई के बारे में हमको बताया था, इसका कारण क्या है कि वहाँ लिंगानुपात कम है? तो इसका कारण है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अच्छा, इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को दर्शाता है? आपको बताया हुआ है, इसका उत्तर है 15 से 59 वर्ष। अच्छा, किस देश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? वो है लेटविया। इसके बाद में जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनसंख्या संगठन जो है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या, वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासी जनसंख्या का आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म, इन सब के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे तो वो कहलाता है जनसंख्या संगठन। अच्छा, इसके बाद में जो है अगला प्रश्न है आयु संरचना का महत्व क्या है? तो आयु संरचना का महत्व है वो विभिन्न आयु वर्गों की लोगों की जनसंख्या बताती है। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी आयु संरचना में कार्यशील जनसंख्या कितनी है ना। तो देश का आर्थिक विकास कितना हो सकता है, श्रम शक्ति कितनी है, रोजगार जनसंख्या कितनी बढ़ रही है वर्तमान में, तो उन सब का पता है लग जाता है। तो देश के आर्थिक विकास में हम भविष्य में उसके हिसाब से योजना बना सकते हैं। तो ये आयु संरचना का महत्व हो गया। अगला है लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो आपको इसका सूत्र बताया था,
स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। यह आपके पाठ के अंदर सूत्र बता दिया था। इसके बाद में ग्रामीण और नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, ये पाठ के अंदर आ चुका है और बड़े प्रश्नों को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी पाठों के एक एक करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।